जय हिंद बच्चों। आज महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर आप लोगों के लिए क्लास 10 का क्लास लाए हैं। इस क्लास 10 के क्लास में सबसे पहले आप लोगों को द्विघात समीकरण के बारे में जानकारी देंगे। तो द्विघात समीकरण के बारे में आप जानते हैं। द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण जो है ये अचर पद ए, बी और सी के रूप में रहता है और इसका व्यापक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होता है, जहां ए डज नॉट इक्वल टू 0 होता है, जहां पर a डज नॉट इक्वल टू 0 होता है। अब हम यहां बताना चाहेंगे, शंकर भगवान का बात समझा रहा है, इसलिए आप लोगों को थोड़ा परेशानी हो सकता है आज की क्लास में। फिर भी हम किसी ढंग से आपकी क्लास को पूरा करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये हुआ द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। इसमें कंडीशन लागू है, इसमें कंडीशन है ए 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। अगर ए 0 के बराबर हो जाए तब क्या होगा? अगर ए 0 के बराबर हो जाए, ए की जगह पर हम 0 रखेंगे तब तो 0 गुना एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, अर्थात ये हो जाएगा 0 गुना एक्स स्क्वायर 0 हो जाता है, तब बचेगा बी एक्स प्लस सी बराबर 0। और यहाँ पर हम देखेंगे एक्स का जो गुणांक, एक्स का जो घात है वो केवल 1 रहेगा। जब x का घात 1 रहता है तो रेखिक हो जाता है, रेखिक समीकरण हो जाएगा। लेकिन हम आपको पढ़ा रहे हैं द्विघात समीकरण के बारे में, तो द्विघात समीकरण ना होकर के रेखिक समीकरण हो जाएगा। इसलिए कंडीशन में यहाँ लागू रहता है a डज नॉट इक्वल टू 0। तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप अब जान लेना है, होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जहां ए डज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर अगर देखेंगे तो एक्स स्क्वायर पर अधिकतम घात कितना है? एक्स पर अधिकतम घात है 2। तो अधिकतम इस समीकरण में गौर से देखेंगे तो यहाँ पर एक्स का घात 2, यहाँ एक्स पर घात 1, यहाँ एक्स पर एक्स नहीं है, तो मतलब एक्स पर घात 0, अधिकतम घात हो गया 2। तो किसी भी समीकरण का अधिकतम घात 2 रहने पर वो हो जाएगा द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण का बहुत सारा उदाहरण है, जैसे एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 बराबर 0। ये भी द्विघात समीकरण है। उसके बाद हम लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0। ये भी द्विघात समीकरण है। यहाँ पर हम देखेंगे तो a का गुणांक, जैसे a एक्स स्क्वायर था तो a के सम्मुख में जो मान है वो मान है 2, फिर x का यहाँ गुणांक b है तो वो b वाला मान है यहाँ पर 4, और c अर्थात कांस्टेंट टर्म जो है, मतलब अचर पद जो है यहाँ पर 5 आता है। लेकिन इसमें अगर देखिएगा तो a का मान हो जाएगा 1, b का मान मतलब x वाला जो मान है वो गायब है। इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस या माइनस, प्लस या माइनस कुछ भी दे सकते हैं, 0 इंटू एक्स माइनस 4 बराबर 0। यहाँ पर जो है x का गुणांक 0 होने की वजह से यहाँ x का मान नहीं दिया गया है, इसलिए यहाँ पर अधिकतम घात 2 होने के कारण ये द्विघात समीकरण हुआ। लेकिन x का गुणांक मौजूद नहीं होने का मुख्य कारण है वो उसका अचर पद जो है 0 के रूप में है, इसीलिए यहाँ पर x के रूप में मान मौजूद नहीं है।
और हम इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं। इसका उदाहरण हो सकता है द्विघात समीकरण का अन्य उदाहरण 2x² प्लस 4x बराबर 0। ये भी द्विघात समीकरण है। मतलब किसी भी समीकरण के अधिकतम घात, किसी भी समीकरण के बीजीय व्यंजक पर अधिकतम घात अगर 2 हो तो होगा द्विघात समीकरण। समीकरण के अर्थ के लिए यहाँ बराबर में 0 होना जरूरी है। अगर बराबर में 0 ना हो तो द्विघात समीकरण ना हो करके द्विघात बहुपद हो जाएगा। इसलिए हम ये भी जान लेते हैं द्विघात बहुपद के रूप में अगर व्यापक रूप अगर जानना हो तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप हो जाता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर में कुछ भी नहीं देना है तो वो हो जाएगा, ये हो गया द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, व्यापक रूप यहां पर भी कंडीशन लागू हो जाएगा जहां a डज नॉट इक्वल टू 0। हाँ तो बच्चों हम यहां तक में समझ चुके हैं द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है। अब हम इसके मूल के बारे में जानकारी चाहेंगे। इसका द्विघात समीकरण का मूल कैसे ज्ञात किया जाता है तो इसके बारे में विस्तार से सिरधराचार्य साहब ने एक नियम बताए हैं। पूर्ण वर्ग करके इसके मूल के बारे में जानने के बारे में बताए हैं। तो इसके मूल के बारे में अब सीखेंगे हम, इसका मूल कैसे ज्ञात किया जा सकता है। तो अब हम इसका मूल ज्ञात करेंगे। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करना, द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करना। अब देखते हैं द्विघात समीकरण का मूल कैसे ज्ञात किया जाता है। जैसे कि आप लोग समझ चुके हैं द्विघात समीकरण का व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है। इसके मदद से हम द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करेंगे। तो द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करने के लिए सिरधराचार्य साहब ने क्या नियम बताए हैं उस नियम का हम पालन करेंगे। तो सबसे पहले x² का जो गुणांक रहेगा उससे हम भाग दे देंगे दोनों तरफ, बराबर के बाईं ओर भी बराबर के दाईं ओर भी। तो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 में इस ओर भी a से भाग देंगे और इस ओर भी a से भाग देंगे, मतलब बाईं ओर भी और दाईं ओर भी। अब ये जो बटे में a आया ये सब के लिए है, ax² के लिए भी बटे में, bx के लिए भी बटे में और इस c के लिए भी बटे में। अब सबको अलग अलग कर देना है, सबको अलग अलग करेंगे तो हो जाएगा ax² बटे a प्लस bx बटे a प्लस c बटे a और यहाँ बराबर में हो जाएगा 0 बटे a मतलब 0 में किसी भी संख्या से अगर भाग देंगे हम तो 0 प्राप्त होता है, इसलिए 0 बटे a मतलब 0 हुआ। अब a और a कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर होगा x² प्लस bx बटे a प्लस c बटे a बराबर 0। अब ये जो अचर पद वाला जो मान था उसको हम बराबर के दूसरी ओर कर लेंगे, दूसरी ओर मतलब राइट साइड हम कर लेंगे। तो अब लिखेंगे हम x² प्लस b बटे a इंटू x बराबर 0 माइनस c बटे a
अब इस मान को हम पूर्ण वर्ग करते हैं, तो पूर्ण वर्ग बनाएंगे तो x का होल स्क्वायर करेंगे तो हो गया a स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू a की जगह पर मान हो जाएगा x, तो यहाँ पर लिखेंगे x। अब इस ढंग से इसको सजाना है कि ऊपर वाला जो है मान वही रहे, इसको हल करने पर ऊपर वाला मान मिल जाए b/a इंटू एक्स, यही मिलना चाहिए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं x ऊपर वाले से मिल रहा है, लेकिन यहाँ एक्स्ट्रा में 2 आ रहा है, ऊपर में एक्स्ट्रा में 2 आ रहा है, तो इसमें ऊपर मतलब हुआ अंश, अंश के रूप में 2 का मतलब होता है 2/1, मतलब अंश में आ रहा है 2, हर में तो 1 है, 1 कहीं भी रहे उससे संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ अंश में 2 देख रहे हैं, तो इसको बैलेंस करने के लिए, इसमें तो 2 नहीं है, इसको सही ढंग से संतुलित करने के लिए हम हर में यहाँ 2 दे देंगे, ठीक है। तो 2 का खेला खत्म है, x मिल रहा है। अब हमको मिलाना चाहिए, यहाँ पर जो हमको मिलाना होगा वो है b/a, तो यहाँ पर हम दे देंगे अपने मन से b/a, अर्थात a स्क्वायर हुआ प्लस सूत्र से आया 2 इंटू a की जगह पर आ गया x और b की जगह पर आ गया b/2a। मतलब हम इसको पूर्ण वर्ग के रूप में ढालेंगे तो a प्लस b के होल स्क्वायर के सूत्र पर लाएंगे, अर्थात ये होना चाहिए a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर तो आ गया है, प्लस 2ab भी आ गया है, प्लस b स्क्वायर आना है, तो b/2a का होल स्क्वायर। अब ऊपर में देखेंगे तो b/2a का होल स्क्वायर मौजूद नहीं है, ये अपने मन से हम प्लस में जोड़े हैं b/2a का होल स्क्वायर। तो बराबर के लेफ्ट साइड जो हम b/2a का होल स्क्वायर अपने मन से किए हैं, तो राइट साइड में भी b/2a का होल स्क्वायर करना होगा, अपने मन से जोड़ना होगा। तो यहाँ 0 - c/a मतलब -c/a, उसमें हम जोड़ देंगे b/2a का होल स्क्वायर, क्योंकि लेफ्ट साइड में, बराबर के लेफ्ट साइड में हम अपने मन से जोड़े हैं प्लस में b/2a का होल स्क्वायर, तो राइट साइड में भी हमको जोड़ना होगा b/2a का होल स्क्वायर, तब ये इस बराबर का महत्व बना रहेगा। अगर नहीं जोड़ेंगे तो ये इक्वल नहीं हो करके अनइक्वल हो जाएगा। इसीलिए इसको इक्वल बनाए रखने के लिए इधर जितना जोड़ेंगे तो बराबर के दूसरी ओर भी उतना ही जोड़ना पड़ेगा। बराबर के लेफ्ट साइड में जितना घटाएंगे तो राइट साइड में भी उतना ही घटाना पड़ेगा। बराबर के लेफ्ट साइड में जितना से भाग देंगे राइट साइड में भी उतना से ही भाग देना पड़ेगा। जैसा कि ऊपर में देख रहे होंगे, बराबर के लेफ्ट साइड में ए से भाग दिए हैं तो राइट साइड में भी ए से भाग दिए हैं। तो गणित के नियमानुसार अगर बराबर के दोनों साइड कुछ हम काम कर रहे हैं, लेफ्ट साइड में जितना हम जोड़ेंगे तो राइट साइड में उतना ही जोड़ना पड़ता है, लेफ्ट साइड में जितना घटाएंगे तो राइट साइड में उतना घटाना पड़ेगा। मतलब लेफ्ट साइड में जो क्रिया हम करेंगे, अपने मन से अतिरिक्त जो क्रिया करेंगे, तो वो क्रिया हमको राइट साइड में भी अपने मन से करना पड़ेगा। अब हम देख रहे हैं पूर्णतया ये पूर्ण वर्ग के रूप में हो गया है। अब ये हो गया है a प्लस b के होल स्क्वायर के रूप में आ गया है। अब हम लिखेंगे x प्लस b/2a का होल स्क्वायर आ गया है। इधर देखेंगे तो इधर का मान है c/a प्लस b का होल स्क्वायर, मतलब हो गया b स्क्वायर बटा 2a का होल स्क्वायर, 4a स्क्वायर हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ेंगे तो आगे हो जाएगा x प्लस b/2a का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ पर लघुत्तम लेंगे, नीचे में जो हर का मान है उसका लघुत्तम लेंगे, a और 4a स्क्वायर का लघुत्तम यहाँ पर आएगा 4a स्क्वायर। अब 4a स्क्वायर में a से भाग देंगे तो भाग देने पर आता है 4a, 4a से इसको गुना करेंगे
माइनस सी में गुना करेंगे तो आएगा -4ac प्लस बी स्क्वायर होगा, क्योंकि 4 स्क्वायर में 4 स्क्वायर से भाग देंगे तो भाग देने पर आएगा 1 से गुना करेंगे बी स्क्वायर में तो बी स्क्वायर ही हो जाएगा। अब हम लिखेंगे x प्लस बी बटे 2a का होल स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 4a स्क्वायर। अब हम लिखेंगे x प्लस बी बटे 2a बराबर, अब स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट में आ जाएगा ये मान, तो रूट अंडर हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 4a स्क्वायर, और वर्गमूल जो निकलेगा वो धनात्मक ऋणात्मक दोनों मान के साथ उसका वर्गमूल निकलता है। यहाँ पर लिख देंगे प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 4a स्क्वायर हो जाएगा। जैसे कि हम 4 का वर्गमूल पूछेंगे तो 4 का वर्गमूल होगा प्लस माइनस 2, प्लस में भी 2 और माइनस में भी 2। 9 का वर्गमूल होगा प्लस माइनस 3, प्लस में भी 3 और माइनस में भी 3। इसी प्रकार से 25 का वर्गमूल होगा प्लस में भी 5 और माइनस में भी 5। तो इसका जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो प्लस माइनस दोनों के रूप में आएगा। अब हम आगे लिखेंगे x प्लस बी बटा 2a बराबर प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, a स्क्वायर का वर्गमूल a आएगा। अब आगे बढ़ेंगे तो हो जाएगा x बराबर ये प्लस बी बटे 2a उस तरफ जब ले जाएंगे, मतलब राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस बी बटे 2a प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। अब हम x का मान निकालेंगे तो 2a और 2a का लघुत्तम 2a आता है, यहाँ पर लघुत्तम हो जाएगा 2a। अब 2a से भाग देंगे तो हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यही हुआ x का वैल्यू निकल गया है, यही x का वैल्यू हुआ। अब इसी को दो रूप में, दो नामों से हम जानते हैं। सिद्धाचार्य साहब ने इसको दो नाम में अलग अलग किए हैं। एक को अल्फा के रूप में बोला जाता है, एक को बीटा के रूप में बोला जाता है। तो अल्फा बराबर हम लिख सकते हैं, अल्फा बराबर माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, और बीटा बराबर हो जाएगा माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। और आगे चलकर आप लोगों को बताएंगे कि विवेचक जिसको कि हम कैपिटल डी से सूचित करते हैं, तो कैपिटल डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह पर हम डी भी लिख सकते हैं। तो अल्फा बराबर ये भी सूत्र हो जाता है, अल्फा बराबर माइनस बी प्लस रूट अंडर डी बटे 2a, और बीटा बराबर हो जाएगा माइनस बी माइनस रूट अंडर डी बटे 2a। तो इसका सूत्र आगे चलकर हम लिखा रहे हैं, दूसरे रूप में इसका सूत्र क्या होता है। इसका सूत्र लिख लीजिए दूसरे रूप में, अल्फा बराबर माइनस बी प्लस रूट अंडर डी बटे 2a तथा बीटा बराबर माइनस बी माइनस रूट अंडर डी बटे 2a, जहाँ d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac तथा d को विवेचक कहा जाता है, d को विवेचक कहा जाता है। और इसी विवेचक के मदद से द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात की जाती है। तो द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति जानेंगे, इससे पहले हम लोग जानेंगे पूर्ण वर्ग करके कैसे किसी भी सवाल को हल किया जाता है। द्विघात समीकरण का कोई भी
सवाल हो उसको पूर्ण वर्ग बनाकर कैसे हम हल करेंगे इसके बारे में अब हम सीखेंगे। अब देखिए एक सवाल लेते हैं। सवाल है 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 8 बराबर 0। इसको हम पूर्ण वर्ग बनाकर हल करेंगे। सवाल में रहेगा 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 8 बराबर 0 को पूर्ण वर्ग बनाकर हल करें। अब पूर्ण वर्ग बनाकर कैसे हल किया जाता है अब इसके बारे में हम सीखेंगे। तो देखिए सवाल है 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 8 बराबर 0। इसमें x स्क्वायर का जो भी गुणांक होगा उससे हम भाग देंगे। जैसे कि हम नियम में अभी सीख चुके हैं, अल्फा और बीटा के जो मान निकाले हैं उसमें भी हम सीखे थे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। यही द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है। उसमें x स्क्वायर का जो गुणांक था उससे हम भाग दिए थे दोनों तरफ। तो यहाँ पर भी हम वही करेंगे। x स्क्वायर का जो गुणांक है उससे हम बराबर के लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड में भाग करेंगे। तो हम लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 8 बराबर 0। इधर भी 2 से भाग करेंगे, इधर भी 2 से भाग करेंगे। अब हम लिखेंगे 2x स्क्वायर बटा 2 प्लस 8x बटा 2 प्लस 8 बटा 2 बराबर 0 भागा 2 मतलब 0। अब इसको हल कर लेते हैं। 2 2 कैंसिल हो जाएगा। 2 से 8x 4x बार में कैंसिल होगा। 2 से 8 4 बार में कैंसिल होगा। तो यहाँ पर मान आ जाता है x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 बराबर 0। अब अगर देखा जाए तो ये पूर्ण वर्ग है ही, तो हम यहाँ पर लिखेंगे x स्क्वायर का वर्गमूल हो जाएगा x का होल स्क्वायर प्लस 4 का वर्गमूल कितना हो जाता है 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a की जगह पर x और b की जगह पर 2। अब अगर गुना करते हैं तो बीच वाला भी मिल जाएगा। 2 गुना 2 4 और गुना x 4x x का होल स्क्वायर x स्क्वायर 2 का होल स्क्वायर 4 मतलब a प्लस b के होल स्क्वायर पर ये फैल जाता है। बराबर में 0 दे देंगे। अब हम लिखेंगे x प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर 0। अब हम लिखेंगे x प्लस 2 बराबर रूट अंडर 0 और 0 का वर्गमूल 0 ही प्राप्त होता है। 0 ना तो धनात्मक पूर्णांक है ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है, तो ये धन और ऋण दोनों से अलग रहता है। इसलिए x बराबर हो जाएगा 0 माइनस 2 बराबर -2। यहाँ पर x का मान मेरा आ गया -2। इस पर हम और प्रैक्टिस करेंगे। इसके लिए अगले वीडियो का आप लोग इंतजार कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।